सूरज की किरणें घने पत्तों को चीरकर जंगल की जमीन पर अजीब से साए बना रही थीं। हाथ में तलवार थामे यांग यू पसीने से तरबतर झाड़ियों में अकेले स्लाइम्स को ढूंढ रहा था। तेज धूप उसकी स्किन को झुलसा रही थी, पर ठंडी हवा का एक झोंका उसे सहला गया। थकावट इतनी असली थी कि उसे यकीन होने लगा कि यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। उसने हवा में हाथ लहराया और सामने एक चमचमाती हुई ब्लैक गेमिंग स्क्रीन तैरने लगी। पैनल पर उसका नाम रोलिंग पोटैटो और उसकी फुस लेवल 1 की औकात साफ दिख रही थी। साला फुर्ती 12 है पर किस्मत सिर्फ एक। उसने अपनी घटिया प्रोफाइल देखकर दांत पीसे। सिस्टम के कड़वे इवैल्यूएशन ने उसे साफ साफ भागने में तेज पर बिल्कुल निकम्मा घोषित कर दिया था। उसकी एकमात्र संपत्ति सिर्फ जंग लगी एक पुरानी तलवार और 10 मामूली जड़ी बूटियां थीं। सामने मिशन चमक रहा था, एक स्लाइम को हराओ और अपने माता पिता को साबित करके दिखाओ। रिवॉर्ड में 2000 सोने के सिक्के और 3 लॉटरी चांस थे, जो बेहद आकर्षक लग रहे थे। अगर हार मान ली तो एक्सपीरियंस आधा हो जाएगा। उसने घबराकर अपनी सूखी थूक निगली। एक दिन पहले ही तो उसने लगातार 72 घंटे गेमिंग का नरक झेला था और बेहोश हुआ था। सपने में वो एक छोटे कबाड़ जैसे कमरे में पहुंचा जहां हर जमाने के वीडियो कंसोल भरे थे। कमरे के बीचों बीच चप्पल पहने चिप्स चबाती एक चश्मिश लड़की बेफिक्री से गेम खेल रही थी। उस अजीब लड़की ने खुद को ब्लैक स्पेड नाम की एक अजीब भगवान बताया था। यांग यू ने हंसकर सोचा, हफ्ते में 4 बार जागने का नतीजा है, अब हेलुसिनेशन हो रहे हैं। तभी ब्लैक स्पेड ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए गेमिंग कंट्रोलर बढ़ाया और चैलेंज दे डाला। कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर को चमका और ब्लैक स्पेड का चेहरा बुरी तरह उतर गया। यांग यू ने उसे लगातार 100 बार धोया, जरा भी रहम न खाते हुए धूल चटा दी। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। लड़की ने अपनी शॉर्ट्स से एक पुरानी गेम कैसेट निकाली। यह मेरा बनाया गेम है, इसमें सिर्फ एक जान है और कोई सेव बटन नहीं, उसने कहा। लड़की ने उकसाया, दम है तो सबसे मुश्किल रास्ता सिविलियन चुनो और एक बार में जीतो। यांग यू ने अपनी कॉलर खड़ी की। डार्क सोल्स जैसे गेम्स का प्रो प्लेयर भला कहाँ डरने वाला था। उसने बिना सोचे सिविलियन मॉड पर क्लिक किया। आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो सीधा यहाँ था। ये तो साला सचमुच का सोर्ड आर्ट ऑनलाइन निकल गया। उसका दिल सीने में जोर से धड़का। पर किस्मत खराब थी, वो एक सीधे साधे जड़ी बूटी बेचने वाले परिवार का इकलौता लाडला बेटा बना। माँ बाप ने एडवेंचरर बनने के नाम पर ही साफ मना कर दिया और पाबंदियां लगा दी। अचानक सामने एक अजीब चॉइस आई जिसमें टेबल पर चढ़कर पागलों की तरह नाचने का ऑप्शन था। हंसते हुए उसने सेफ रास्ता चुना और अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए स्लाइम के मिशन पर निकला। तभी दूर एक घनी झाड़ी में कुछ सरसराहट हुई और नीले रंग की परछाई चमकी। बास्केटबॉल के आकार का एक जेली जैसा जीव धूप में आसमान की तरह चमक रहा था। यांग यू के चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान आई। उसने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। तभी स्क्रीन पर स्लाइम का लेवल 5 और उसकी खतरनाक 146 की डिफेंस रेटिंग फ्लैश हुई। यांग यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सारा जोश एक पल में काफूर हो गया। अरे भाई माफ करना, मैं तो चला। उसने तुरंत यू टर्न लिया और उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। यांग यू के दिमाग में अपनी पुरानी डायरी का वो सबसे जरूरी सोने जैसा नियम चमक उठा। जब दुश्मन तुम्हारी औकात से बड़ा हो तो बिना सोचे तुरंत दुम दबाकर भागने में ही भलाई है। सामने वो नीली जेली जैसा स्लाइम धीरे धीरे हिल रहा था, मानो अपनी ताकत का ढोंग कर रहा हो। यांग यू ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से पीछे मुड़कर सरपट दौड़ लगा दी। साला इसके स्टेट्स तो किसी रीइंकारनेटेड विलेन जैसे हैं, मैं तो बस एक सीधा साधा विलेजर हूं। बिना किसी वन हिट किल शॉर्टकट के इस मॉन्स्टर से भिड़ना साक्षात मौत के कुएं में कूदना था। हर कोई आसमान का तारा बनकर दुनिया बचाने वाला सुपर हीरो नहीं होता, उसने खुद को समझाया। माथे का पसीना पोंछते हुए उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। गेम की डिफिकल्टी सचमुच पागल करने वाली थी। शुरुआती लेवल पर ही ऐसा पहाड़ जैसा चैलेंज देखकर कोई भी नॉर्मल प्लेयर गेम डिलीट कर देता। पर यांग यू का गेमर ईगो जाग चुका था। ऐसे नामुमकिन विलेन को हराने का मजा ही कुछ और है। भगवान ने गेम बनाया है तो जीतने का कोई न कोई खुफिया रास्ता तो जरूर रखा होगा। लेवल अप करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने सीधे विलेजर्स से खुफिया जानकारी बटोरने का फैसला किया।
वो दीवानों की तरह गांव की गलियों में दौड़कर हर छोटे बड़े एनपीसी से स्लाइम के राज पूछने लगा। आमतौर पर आरपीजी गेम्स में बचपन की सहेली टीम में शामिल होकर जादू या हीलिंग से मदद करती है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई लड़की तो क्या, उसके हमउम्र का कोई लड़का भी नजर नहीं आया। मैं तो सिर्फ एक आम सिविलियन हूँ, हीरो वाली किस्मत मेरे नसीब में कहा, उसने आह भरी। थक-हार कर गलियों की खाक छानने के बाद आखिरकार उसे दो बेहद काम की जानकारियां हाथ लगीं। पहली बात, स्लाइम कभी पहले हमला नहीं करता और उसका पहला वार इतना धीमा होता है कि बच्चा भी बच जाए। दूसरी बात, अगर स्लाइम बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो उस पर 4 पत्तियों वाला क्लोवर घास फेंक दो। यांग यू ने दोपहर भर खेतों की खाक छानी और किस्मत चमकाने वाली वो खास पत्तियां इकट्ठा कर लीं। शाम ढलते ही रास्ते के किनारे उसे फिर से वही आसमानी रंग का स्लाइम मटकता हुआ दिखाई दिया। पैनल खोलते ही वही डरावने आंकड़े फिर सामने आए, जो किसी फाइनल बॉस से कम नहीं थे। यांग यू ने हिम्मत जुटाई, एक कड़वी बूटी चबाई और अपनी तलवार हवा में लहराकर जमीन पर दे मारी। जोरदार आवाज हुई, पर स्लाइम अपनी जगह से टस से मस न हुआ, एकदम शांत और बेफिक्र। अगले ही पल यांग यू ने पूरी ताकत से अपनी तलवार उस बाउंसिंग जेली के ऊपर दे मारी। तलवार किसी रबर की गेंद से टकराकर फिसली और स्क्रीन पर छोटा सा लाल नंबर चमका, HP 1। चलो, कम से कम 0 तो नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और तुरंत पीछे छलांग लगाई। स्लाइम का शरीर गुस्से में खींचकर लंबा हुआ और वो बहुत ही धीमी रफ्तार से हवा में उछला। यांग यू ने बड़े आराम से कसरती पैंतरा बदला और उसके इस बचकाने हमले को चकमा दे दिया। बिना देर किए उसने जेब से वो 4 पत्तियों वाली चमत्कारी घास निकाली और स्लाइम पर फेंक दी। स्लाइम की लालची आंखें तुरंत उस घास पर टिक गईं और उसने उसे अपने अंदर सोख लिया। तभी हवा में तैरते हुए पैनल पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, स्लाइम अब तुम्हारा दोस्त है। यांग यू की आंखों में एक शातिर चमक आई, दोस्ती अपनी जगह थी और मिशन अपनी जगह। उसने अपनी जंग लगी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और एक गहरा सांस लिया। हवा में एक कड़कड़ाती आवाज गूंजी जब यांग यू ने अपनी तलवार पूरी ताकत से दोबारा उठाई। दोस्ती के इस धोखे के बीच उसने स्लाइम पर अपना आखिरी और सबसे तगड़ा वार कर दिया। तलवार लगते ही हवा में लाल रंग से HP 1 चमका और स्लाइम का दोस्ताना बर्ताव गायब हो गया। गुस्से से उफनता हुआ स्लाइम हवा में उछला और अपनी पूरी ताकत से दोबारा हमला करने आगे बढ़ा। यांग यू ने फुर्ती से खुद को पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए एक और क्लोवर घास फेंक दी। घास देखते ही स्लाइम का गुस्सा शांत हो गया और वो फिर से सीधा साधा पालतू जानवर बन गया। जितनी बार मैं इसे मारूंगा उतनी बार क्लोवर देकर इसकी मेमोरी रीसेट कर सकता हूं, उसने सोचा। इस मजेदार ट्रिक को समझकर यांग यू ने अपनी जंग लगी तलवार वापस म्यान में डाल ली। हर बार सिर्फ 1 का डैमेज देकर वो 192 बार वार करने की बेवकूफी नहीं करना चाहता था। शाम की ढलती हुई नारंगी धूप में डूबे गांव की तरफ यांग यू शांत कदमों से बढ़ चला। रास्ते के मोड़ पर एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों में से कोई नहीं हटा और उस गंजे ने जानबूझकर यांग यू से अपना मजबूत कंधा टकरा दिया। अंधा है क्या बे, देखकर नहीं चल सकता, गंजे सुलियांग ने रौब झाड़ते हुए थूका। फालतू के लफड़े से बचने के लिए यांग यू ने सिर झुकाया और शांत आवाज में सॉरी कहा। पर सुलियांग तो गांव का जाना माना गुंडा था, जो सीधे साधे लोगों को डराकर पैसे ऐंठता था। उसने सोचा कि यह जड़ी बूटी वाले का अमीर बेटा है, आज इससे मोटी रकम उधार ली जाए। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तूने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है, अब हर जाना निकाल, सुलियांग गरजा। यांग यू ने उसकी तरफ देखा और सीधे कहा, बकवास बंद कर और सीधे फाइट शुरू कर। सुलियांग का शातिर दिमाग चकरा गया, उसे समझ नहीं आया कि यह लड़का डर क्यों नहीं रहा। तभी यांग यू की आंखों के सामने हवा में सुलियांग का कमजोर लेवल 2 का स्टेटस चमक उठा। तो यह बात है, असली विलेन बाहर नहीं बल्कि इसी न्यूबी विलेज के अंदर छिपा बैठा है। यांग यू के चेहरे पर एक शिकारी की मुस्कान आ गई, उसे अपना असली एक्सपीरियंस बैग मिल गया था। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा, जीतने पर मेरे सारे पैसे तेरे, यांग यू ने ललकारा। सुलियांग ने उसकी कमर पर बंधी तलवार देखी और चालाकी से कहा, निहत्थे लड़ो तब मानूं। यांग यू ने जानबूझकर डरने का नाटक किया, उसके हाथ कांपने लगे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया।
नहीं, मैं बिना हथियार के भी अपनी चीजों की रक्षा खुद करूंगा, उसने रोने जैसी आवाज में कहा। एक झटके में यांग यू ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी, जिससे सुलियांग का दिल दहल गया। सुलियांग को लगा कि यह सिर्फ दिखावा है, भला यह दुबला लड़का उसका क्या बिगाड़ लेगा। ठीक 5 मिनट बाद सुलियांग का घमंड और उसका चेहरा दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। वह सूजे हुए मुंह और बहती नाक के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। यांग यू की ताकत भले ही कम थी, पर उसकी बिजली जैसी फुर्ती के आगे गुंडा बेबस हो गया। सुलियांग का एक भी मुक्का यांग यू को छू तक नहीं पाया, बदले में उसे जोरदार तमाचे मिले। पिटाई से बचने के लिए सुलियांग ने हार मान ली और अपना सिर जमीन पर पटक दिया। नया एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते ही यांग यू ने पलटकर भी नहीं देखा और सीधा आगे निकल गया। पीछे बैठा सुलियांग अपनी फटी आंखों से उस लड़के की पीठ को जाता हुआ देखता रहा। क्या यह लड़का हमेशा से अपनी असली ताकत छुपा रहा था? सुलियांग का दिल दहल उठा। जंगल की ठंडी हवा चली, पर सुलियांग के माथे पर डर का पसीना साफ चमक रहा था। यांग यू बिना किसी फिक्र के अपनी पहली जीत का स्वाद चखते हुए आगे बढ़ गया। सिस्टम की स्क्रीन चमकी और सुलियांग को हराने का नोटिफिकेशन हवा में तैरने लगा। लेवल 1 से लेवल 2, यांग यू की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। बिना जान लिए सिर्फ हार मनवाकर भी एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता था, यह बड़ा दाव था। पर जैसे ही उसने अपनी नई कमजोर प्रोफाइल देखी, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। सिविलियन क्लास सचमुच एक अभिशाप है, इसके स्टेट्स बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं। लेकिन यांग यू को नामुमकिन चीजों को अपनी मेहनत से मुमकिन बनाने में ही मजा आता था। घर लौटते ही मां लिसा काउंटर के पीछे से दौड़ती हुई आईं और उसका चेहरा टटोलने लगी। अच्छा हुआ चोट नहीं लगी, तुम यह एडवेंचर छोड़ो और दुकान संभालो, मां ने लाड जताया। कमजोर काठी के पिता कारी काउंटर के पास चुपचाप खड़े होकर बेटे को देख रहे थे। पिता जानते थे कि सुबह की बहस के बाद यांग यू का इरादा बदला नहीं है। पिता कुछ कहते उससे पहले ही यांग यू ने सीधे उनकी आंखों में झांककर बात रखी। पिताजी, मुझे आपसे बस खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। स्लाइम को काबू करने के लिए 4 पत्तियों वाले क्लोवर घास की भारी सप्लाई बहुत जरूरी थी। यांग यू के पास फार्मिंग का पैसिव स्किल था, जिसका इस्तेमाल करने का यह सही मौका था। आमतौर पर लोग इस घास को खरपतवार समझकर उखाड़कर फेंक दिया करते थे, पर एक सच्चे शातिर गेमर के लिए लोगों की बातें नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजी मायने रखती थी। पिताकारी ने बेटे के भीतर की छिपी हुई जिद और अटूट लगन को भांप लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के पिता ने उसे गांव के किनारे एक खाली जमीन सौंप दी। उस दिन के बाद से यांग यू सुबह के अंधेरे से लेकर देर रात तक खेत में पसीना बहाने लगा। वो जंगलों से चुनिंदा क्लोवर के पौधे ढूंढता और उन्हें बड़ी सावधानी से अपने खेत में लगाता। खेती की स्पीड बढ़ाने के लिए उसने पिता की दुकान पर काम करके जादुई खाद का इंतजाम किया। खेत में मिलावटी या साधारण घास उगते ही वो बेरहमी से अपनी कुदाल चलाकर उसे जड़ से उखाड़ देता। पौधों की प्योरिटी बचाने के लिए उसने चारों तरफ कीड़े मकोड़ों वाली नेट और मधुमक्खियों के बक्से रख दिए। खेती के इस पागलपन में एक पूरा साल बीत गया और यांग यू काफी दुबला हो गया था। वो बंजर जमीन अब लाखों में एक मिलने वाले 4 पत्तियों के दुर्लभ क्लोवर से हरी भरी हो चुकी थी। भले ही उसकी किस्मत नहीं बदली, पर इस कड़ी मेहनत से उसके शरीर के स्टेट्स काफी मजबूत हो गए थे। उसका लेवल 2 के आखिरी पायदान पर था और वो बिना लड़े ही काफी ताकतवर बन चुका था। क्या रोज 100 पुशअप्स और 10 किलोमीटर दौड़कर सचमुच गंजे और सुपर पावरफुल बना जा सकता है? उसने सोचा। उसका पैसिव स्किल अब अपग्रेड होकर फार्मिंग ही मेरे लिए बेस्ट है में बदल चुका था। तभी उसके हाथों में उसका पहला एक्टिव स्किल क्लोवर कल्टीवेशन एक जादुई रोशनी के साथ अनलॉक हुआ। हरी घास के मैदान में मधुमक्खियों के बक्से पर बैठकर यांग यू गहरी सोच में डूब गया। आखिर मैंने इतने सारे क्लोवर उगाए क्यों थे? उसने अपने सिर को जोर से खुजलाया। उसे अचानक याद आया कि यह सब तो उस खतरनाक स्लाइम को ठिकाने लगाने की तैयारी थी। अब वक्त आ चुका था अपनी कॉम्बैट पावर को न्यूबी विलेज के लोगों पर टेस्ट करने का। उसने गांव के छोटे बच्चों से लेकर लाठी टेकते बुजुर्गों तक सबको लड़ाई के लिए ललकार दिया। सिर्फ हार मनवाकर एक्सपीरियंस बटोरते हुए उसका लेवल 2 से सीधा छलांग मारकर 5 हो गया। उसे कुल 40 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले, जिन्हें उसने अटैक, डिफेंस और एंड्योरेंस में बराबर बांट दिया।
पर सिविलियन क्लास होने की वजह से अब भी उसके टोटल स्टेट्स किसी आम सैनिक जितने ही थे। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसका लक यानी किस्मत का पॉइंट हमेशा के लिए 1 पर लॉक था। वो कभी भी ढेर सारे पॉइंट्स लक में डालकर हर अटैक पर क्रिटिकल डैमेज नहीं दे सकता था। यह गेम बनाने वाली चश्मिश लड़की सचमुच मुझसे अपनी हार का बदला ले रही है, उसने बड़बड़ाया। खैर अब उसके पास अपनी खुद की बनाई हुई क्लोवर घास की एक बहुत बड़ी फौज तैयार थी। यांग यू ने अपनी कमर पर बंधी जंग लगी तलवार को एक बार फिर से कसकर बांधा। 1 साल की इस लंबी तपस्या के बाद अब उसके चेहरे पर एक अलग ही दर्जे का आत्मविश्वास था। वो सीधे कदमों से उसी पुराने जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ा जहां वो पहला स्लाइम मौजूद था। यांग यू ने 4 पत्तियों वाले क्लोवर से भरा भारी बोरा अपने मजबूत कंधे पर टिकाया। बगीचे के दरवाजे पर उसके पिता कारी पहले से ही शांत खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? पिता की गंभीर आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हाँ पिताजी, यांग यू ने अपनी कमर पर बंधी नई तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। अपनी रक्षा करना और सुरक्षित लौटना। पिता ने उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। दूर खड़ी मां लिसा ने कांपते हाथों से अपने सीने को कसकर भींच लिया था। उन्हें लगा था बेटा सुधर गया है, पर वो तो इस खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा था। गांव वाले भी उस लड़के को विदा करने आए थे जिसे वो कभी निकम्मा समझते थे। उन्होंने यांग यू को गांव की सबसे बेशकीमती और चमचमाती हुई सिल्वर स्वॉर्ड तोहफे में दी। पूरे गांव की उम्मीदें और क्लोवर का बोरा लिए यांग यू उसी पुराने जंगल में पहुंचा। तभी झाड़ियों को चीरकर आसमान की तरह गहरे नीले रंग का एक विशाल स्लाइम बाहर आया। हवा में तैरते स्क्रीन पर स्लाइम का लेवल 7 और उसकी डरावनी प्रोफाइल फ्लैश हुई। पूरे 1 साल की मेहनत सिर्फ इस पल के लिए थी। यांग यू ने तलवार खींची। स्लाइम हे मेंग ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस जाने पहचाने इंसान को गौर से देखा। इंसान समझते थे कि स्लाइम कमजोर होते हैं, पर यह उनका सबसे बड़ा भ्रम था। जमीन के नीचे स्लाइम्स का अपना एक बेहद ताकतवर और आलीशान साम्राज्य बसा हुआ था। वहां राजा रानी, सैनिक और रईस थे जो इंसानी सेना को भी धूल चटा सकते थे। बाहर घूमने वाले कमजोर स्लाइम दरअसल दिमागी तौर पर मरे हुए कचरे की तरह थे। उन असली और नकली स्लाइम्स की पहचान सिर्फ 4 पत्तियों वाली क्लोवर घास से होती थी। शाही और अमीर स्लाइम्स के लिए यह घास दुनिया की सबसे महंगी और लजीज डिश थी। शाही महल के राजकुमार भी इस खास स्वाद के दीवाने थे जो मिलना नामुमकिन था। हे मेंग खुद स्लाइम किंगडम के शाही खानदान का एक बेहद शक्तिशाली वारिस था। तीसरी बार मिलना किस्मत है, अगर घास दोगे तो दोस्ती कर लूंगा, उसने सोचा। तभी यांग यू की सिल्वर स्वॉर्ड बिजली की रफ्तार से हे मेंग के शरीर पर जा लगी। हवा में नुकसान का आंकड़ा दिखा HP 4, जो उसकी फौलादी डिफेंस के आगे कुछ नहीं था। तुमने मुझ पर तलवार चलाने की हिम्मत की, अब भुगतो, स्लाइम गुस्से में फुफकारा। हे मेंग ने हवा में उछलकर अपने शाही कॉम्बैट स्टाइल में पहला धीमा हमला किया। यांग यू ने पैंतरा बदला और हवा में एक चमकीली क्लोवर घास उसकी तरफ उछाल दी। घास मुंह में जाते ही हे मेंग का गुस्सा ठंडे पानी की तरह शांत हो गया। यह तो अमृत है, अगर तुम अभी रुक जाओ तो मैं जान बख्श दूंगा। यांग यू को उसकी भाषा समझ नहीं आई, उसे लगा स्लाइम बस डकार ले रहा है। दोस्ताना मोड ऑन होते ही यांग यू ने लगातार ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। स्लाइम का खून खौल उठा, उसने गुस्से में एक और चेतावनी भरा हमला किया। यांग यू ने फिर चकमा दिया और इस बार सीधे एक मुट्ठी घास फेंक दी। अब तुम्हारी कोई रिश्वत काम नहीं आएगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, स्लाइम चिल्लाया। पर जैसे ही घास का ढेर सामने गिरा, हे मेंग का शाही गुरूर पूरी तरह पिघल गया। 4 पत्तियों वाला क्लोवर खाते ही स्लाइम शांत हुआ, पर यांग यू ने बिना रुके दूसरा हमला कर दिया। लगातार हमलों से क्लोवर की खपत बढ़ रही थी और आसमान से धूप अब बदन झुलसाने लगी थी। यांग यू ने एक और क्लोवर फेंका, जिसे निगलते ही स्लाइम का शरीर हल्के हरे रंग से चमका। बेसिक रीजनरेशन से स्लाइम ने 50 HP बढ़ाई। यह नोटिफिकेशन देखकर यांग यू धीरे से मुस्कुराया। सुपर चैलेंजिंग गेम है बॉस, विलेज के एंट्रेंस पर ऐसे हीलिंग मॉन्स्टर्स मिलना तो तय ही था। वो क्लोवर का पूरा बोरा टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि इस लंबी थकाऊ जंग के लिए लाया था। पैनल पर स्लाइम का मैजिक पॉइंट देखकर उसने हिसाब लगाया कि यह सिर्फ 2 बार और हील कर पाएगा। लड़ाई लंबी खींचने से फिजिकल स्ट्रेंथ घट रही थी,
पर एंड्योरेंस ज्यादा होने से यांग यू बेफिक्र था। स्लाइम की स्पीड काफी कम थी और यांग यू बड़े आराम से उसके हमलों को डच कर रहा था। आखिरकार उसने क्लोवर फेंक फेंक कर स्लाइम के मैजिक बार से नीला रंग पूरी तरह गायब कर दिया। मौत के करीब पहुंचते ही स्लाइम को शांत करने के लिए ज्यादा क्लोवर की जरूरत पड़ने लगी थी। यांग यू ने पूरा बोरा एक बार में पलट दिया। उसके चेहरे पर जीत की शातिर मुस्कान थी। पर इस बार घास का ढेर देखकर हे मेंग खाने के बजाय चुपचाप झाड़ियों की तरफ खिसकने लगा। स्लाइम होने के बावजूद एक दिन में हजम करने की उसकी लिमिट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह भाग क्यों रहा है? यांग यू की तलवार ने हवा में घूमकर उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। खतरे के बावजूद यांग यू के दिमाग में हर सेकंड अब 60 फ्रेम्स की रफ्तार से चलने लगा था। कमजोरी भांपकर उसने बिजली जैसी फुर्ती से हमला किया, जिससे स्लाइम की एचपी डेंजर जोन में पहुंच गई। मौत को इतने करीब देखकर स्लाइम हे मेंग ने अपनी रॉयल ब्लडलाइन की जादुई ताकत जगाई। हल्की नीली रोशनी चमकी और स्लाइम का डिफेंस एक झटके में 10 गुना बढ़कर 1780 हो गया। यांग यू की तलवार टकराकर वापस आई और स्क्रीन पर लगातार एचपी शून्य के आंकड़े फ्लैश होने लगे। अपना एक लेवल घटाकर इतनी तगड़ी डिफेंस, साला ये तो कोई एंड गेम का रॉयल स्लाइम है। यांग यू संभल पाता उससे पहले ही हे मेंग के शरीर का पानी नुकीले भालों में बदल गया। शाही सेना के हथियारों की तरह वो चमकीले भाले पूरी ताकत से यांग यू की तरफ लपके। रेंज इतनी ज्यादा थी कि यांग यू चाहकर भी अपनी कम स्पीड से उन्हें डज नहीं कर पाया। सिल्वर भाले हवा को चीरते हुए उसके कंधों और पैरों के पार होकर उसे पेड़ से टांग गए। भयंकर दर्द से तड़पते हुए यांग यू ने स्क्रीन पर देखा, उसकी हेल्थ सिर्फ एक बची थी। सेवियरली इंजर्ड स्टेटस के कारण उसकी सारी ताकत 80% तक अचानक कम हो गई थी। हे मेंग ने अपने भाले वापस खींचे और शांत होकर जाने के लिए मुड़ने लगा। पेड़ के सहारे जमीन पर फिसलते हुए यांग यू का शातिर दिमाग इस अधूरी मौत का राज समझने लगा। इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब यह कोई हिडन टास्क वाला खुफिया एनपीसी है। फार्मिंग के नशे में वो इतना अंधा हो गया था कि इस बेहद सिंपल गेमिंग लॉजिक को भूल बैठा। खुफिया मिशन को ट्रिगर करने का सबसे आसान तरीका कोई खास तोहफा देना ही हो सकता था। मरते मरते भी यांग यू ने कांपते हाथों से अपने कुर्ते के अंदरूनी हिस्से में हाथ डाला। उधर हे मेंग सोच रहा था कि इतने क्लोवर देने वाले इस इंसानी बच्चे को आज छोड़ देना चाहिए। सुनो, जरा रुको, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? यांग यू की लड़खड़ाती आवाज सन्नाटे में गूंजी। यांग यू के खून से सने हाथ में 7 पत्तियों वाला एक बेहद दुर्लभ क्लोवर घास चमक रहा था। करोड़ों में एक मिलने वाले इस 7 पत्तियों के क्लोवर का मतलब था मौत के मुंह से बचना। स्लाइम समाज में इस बेहद खास और पवित्र घास का एक ही मतलब था, सच्ची और अटूट दोस्ती। तो यह मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। हे मेंग का दिल पिघल गया। स्लाइम ने तुरंत उछलकर उस जादुई 7 पत्तियों वाले क्लोवर को अपने सिर का ताज बना लिया। अब अपने नए दोस्त को मरता हुआ देखकर वो भला कैसे चुपचाप वहां से जा सकता था। उसने अपना एक और लेवल दांव पर लगाकर रॉयल ब्लडलाइन की मिरेकल रीजनरेशन पावर एक्टिवेट की। हवा में एक बेहद चमकदार जादुई घेरा बना, जिसने यांग यू के गहरे जख्मों को भरना शुरू किया। दूसरे जीव को हील करने के लिए दोनों के बीच एक गहरा आत्मिक कनेक्शन होना बेहद जरूरी था। हे मेंग ने बिना देर किए हवा में एक जादुई इक्वल कॉन्ट्रैक्ट का नक्शा खींचकर दोस्ती पक्की कर दी। सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस चिल्लाकर कह रहा था कि एक रॉयल स्लाइम बिना किसी बड़ी वजह के यहाँ नहीं घूम सकता। पक्का इसके साम्राज्य में कोई गद्दारी हुई है और यह बेचारा प्रिंस जान बचाकर भागा है, यांग यू ने सोचा। सामने तैरते हुए दोस्ती के कॉन्ट्रैक्ट को देखकर यांग यू के दिमाग में एक लंबी थ्रिलर कहानी चलने लगी। इस शक्तिशाली स्लाइम प्रिंस को साथ रखना गेम की शुरुआत में एक तगड़े लाइफ इंश्योरेंस जैसा था। जैसे ही यांग यू ने कांपते हाथों से उस जादुई घेरे को छुआ, उसके सीने से तेज दर्द उठा। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा सीधे उस चमकते हुए कॉन्ट्रैक्ट एरे पर जाकर गिरा। खून गिरते ही जादुई चक्र टूटने लगा, जैसे जमी हुई झील की बर्फ अचानक चटकने लगती है। हे मेंग घबराकर अपने जेली जैसे शरीर को हिलाने लगा, क्योंकि चक्र टूटने से दोनों की मौत तय थी। स्लाइम ने एक बड़ा फैसला लिया और पूरी ताकत से कूदकर उस टूटते हुए चक्र के बीच में समा गया।
हवा में एक जोरदार लाल रोशनी का धमाका हुआ और जादुई घेरे के अंदर दो लाल रिंग्स बन गईं। छोटा रिंग हे मेंग के चारों तरफ लिपट गया और उसका शरीर उबलते हुए पानी की तरह खौलने लगा। ताकत निचोड़े जाने के बाद हे मेंग एक फटे हुए गुब्बारे की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बड़ा लाल छल्ला रेंगता हुआ यांग यू की कलाई पर कड़े की तरह कस गया और फिर गायब हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपको एक नया सेकेंडरी प्रोफेशन मॉन्स्टर टेमर मिला है। यांग यू ने तुरंत मुट्ठी भर जड़ी बूटियां अपने मुंह में ठूंसी ताकि बची हुई हेल्थ वापस आ सके। नया गेमिंग पैनल खुलते ही उसके सामने हे मेंग के सारे शाही स्किल्स और स्टेट्स साफ साफ दिखने लगे। कॉन्ट्रैक्ट ब्लड पैक्ट अपरिवर्तनीय, जब तक कोई एक मर न जाए, यह पढ़कर यांग यू का सीना गर्व से फूल गया। तो तुम्हारा नाम हे मेंग है, अब मेरे साथ रहकर तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग स्लाइम बनोगे। दरअसल हे मेंग सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप चाहता था, पर यांग यू के खून ने जादू को पूरी तरह बदल दिया। मौत से बचने के लिए मजबूरन हे मेंग को सबसे खतरनाक और गुलामी वाला ब्लड कॉन्ट्रैक्ट चुनना पड़ा था। उधर यांग यू सोच रहा था कि यह स्लाइम उसकी हैंडसम शक्ल देखकर खुद ही उसकी गुलाम बन गई। भाड़ में गई तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी कम हेल्थ का फायदा उठाकर मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा, स्लाइम चिढ़ा। हे मेंग ने पूरी ताकत से यांग यू पर छलांग लगाई, पर यांग यू ने उसे हवा में ही दबोच लिया। यह कैसे मुमकिन है, इतनी गहरी चोटों के बाद भी इसके पास इतनी ताकत कहां से आई, स्लाइम चौंक गया। यांग यू मुस्कुराया, अरे तुम तो आते ही सीधे मेरी बाहों में आ गिरे। मुझे छोड़ो तुम धोखेबाज, मक्कार, झूठे, हे मेंग तड़पा, पर कॉन्ट्रैक्ट के साइड इफेक्ट से वो बेदम था। यांग यू ने प्यार से उसकी जेली जैसी पीठ को थपथपाया, जिससे उसे गुदगुदी होने लगी। तभी पैनल के सबसे नीचे वाले हिस्से पर यांग यू की नजर पड़ी, जहां लिखा था फेवरेबिलिटी -20 फीट। साला, ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही माइनस में चल रहा है, कहीं ये ऐन मौके पर धोखा न दे दे। उसे याद आया कि स्लाइम्स को क्लोवर घास जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, यही उसकी कमजोरी थी। यांग यू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और वो लहूलुहान कपड़ों में ही अपने खेत की तरफ भागा। हे मेंग उसके हाथ में बंधा हुआ गुस्से से उबल रहा था, पर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। खेत का सेफ्टी नेट खुलते ही चारों तरफ सफेद फूलों और मीठी खुशबू का एक समंदर दिखाई दिया। यह कोई सपना है क्या? एक साथ इतने सारे शाही क्लोवर, हे मेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। यांग यू ने स्लाइम को एक बक्से पर बिठाया और जमीन में एक छोटी सी पत्ती दबा दी। क्लोवर कल्टीवेशन, यांग यू ने चिल्लाकर अपने नए एक्टिव जादुई स्किल का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से हरी रोशनी निकली और वो छोटी सी पत्ती देखते ही देखते एक बड़े पौधे में बदल गई। एक सेकंड के अंदर वहां एक खूबसूरत जादुई फूल खिल उठा, जिसने पूरे खेत को महका दिया। यह इंसान नहीं, साक्षात भगवान है, हे मेंग का पूरा ईगो एक पल में चकनाचूर हो गया। स्लाइम ने तुरंत अपनी नाराजगी भुलाकर उस नए ताजे फूल पर छलांग लगा दी। यांग यू काउंटर के पास बैठकर उसकी इस दीवानगी को बड़े मजे से देख रहा था। स्क्रीन पर अचानक एक नया नोटिफिकेशन चमका, जिसने यांग यू के दिल को सुकून दिया। उसकी फेवरेबिलिटी का ग्राफ अब माइनस से उठकर तेजी से प्लस की तरफ बढ़ने लगा था। जंगल की ठंडी हवा चली और खेत के सारे क्लोवर पौधे एक साथ झूम उठे। मास्टर और मॉन्स्टर की यह सबसे अनोखी जोड़ी अब इस गेमिंग दुनिया पर राज करने के लिए तैयार थी। खुफिया मिशन पूरा होने के बाद रास्ते के बाकी स्लाइम्स इतने फुस निकले कि यांग यू ने पहला टास्क आसानी से निपटा लिया। गांव में और कोई नया टास्क न मिलने पर यांग यू ने एडवेंचरर बनने के लिए पास के शहर जाने का फैसला किया। विदाई के दिन गांव की सीमा पर उसके माता पिता उसकी बग्गी के पास उदास चेहरे लिए खड़े थे। पिताकारी ने भारी मन से एक लकड़ी का बक्सा बग्गी में रखा और घोड़े की पीठ को प्यार से थपथपाया। रास्ते में अपनी हिफाजत का पूरा ख्याल रखना बेटा। पिता की आंखें भावुक थीं पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माँ लिसा ने कांपती आवाज में कहा, जब तुम एक बड़े एडवेंचरर बन जाओ तो हमसे मिलने जरूर आना। अपने आंसुओं को रोकने के लिए लिसा ने अपनी मुट्ठियां कस रखी थीं ताकि वो बेटे को रोक न ले। आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत करना, यांग यू ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और घोड़े की लगाम खींच दी। बग्गी में 6 बक्से थे, पर यांग यू ने पिता वाले बक्से को छोड़कर बाकी सब सिस्टम में डाल दिया था। तभी उसके बैग से निकलकर एक रोता हुआ भूखा नीला जेली स्लाइम उसके कंधे पर चढ़कर डगमगाने लगा। यांग यू ने सिस्टम से एक गमला निकाला,
जादुई स्किल से तुरंत उसमें 4 पत्तियों वाला क्लोवर उगा दिया। हे मेंग तुरंत कंधे से नीचे कूदा और पूरे गमले को घेरकर भूखे शेरों की तरह घास चरने लगा। शुरुआती लड़ाइयों में इस रॉयल स्लाइम ने कभी एक उंगली तक नहीं उठाई, शायद शाही घमंड के कारण। यांग यू समझ गया कि इस नखरेबाज से लड़ाई करवाने के लिए इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी था। लगातार जादुई क्लोवर खिलाने के बाद हे मेंग का गुस्सा शांत हुआ और फेवरेबिलिटी -0 से 0 पर आई। पर इसके बाद वो चाहे जितनी घास खिलाता, स्लाइम का फेवरेबिलिटी मीटर टस से मस नहीं हो रहा था। साला, काश कोई ऐसा पोकेबॉल होता जो बिना नखरे के सीधे मॉन्स्टर्स को पालतू बना देता, उसने आह भरी। खैर, यांग यू को कोई जल्दी नहीं थी। उसने बग्गी चलाते हुए सिस्टम का नया लॉटरी फीचर खोला। लॉटरी का नाम सुनते ही हर गेमर की तरह उसके दिमाग में अगली बार पक्का जैकपॉट वाला कीड़ा कुलबुलाया। पैनल पर चांस दिखे 3 ड्रॉ, जिसमें 50% स्किल और सिर्फ 10% अच्छे इक्विपमेंट मिलने की उम्मीद थी। न्यूबी बोनस है भाई, इतना भी बुरा नसीब नहीं होगा कि तीनों बार कचरा ही हाथ लगे। तभी स्क्रीन लाल हुई। बधाई हो, आपको मिला एक कबाड़ कांच का कंचा। दूसरा और तीसरा ड्रॉ घूमते ही स्क्रीन पर दोबारा वही मनहूस मैसेज चमका, कांच का कंचा, कबाड़। अरे भाई, ये क्या बकवास है? यांग यू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पैनल से तीनों कंचे बाहर निकाले। वो बिल्कुल बचपन के मार्बल्स जैसे साधारण और गोल थे। खराब किस्मत के इस तगड़े झटके ने प्रोगेमर यांग यू के अंदर तक एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। दूसरों की किस्मत चमचमाती है और मेरी लक एक प्रोफाइल ने मुझे सीधे अफ्रीका का राजा बना दिया। बचपन से ही उसका लक इतना घटिया था कि वो अपने कार्ड्स हमेशा दोस्तों से ड्रॉ करवाता था। पर यांग यू ने हार नहीं मानी। उसकी लाइव स्ट्रीम हमेशा इसी खराब किस्मत के जुगाड़ की वजह से हिट थी। सिस्टम के लिए यह कबाड़ हो सकता है, पर एक असली बिजनेसमैन कचरे को भी सोना बना सकता है। एक शातिर आइडिया आते ही वो मुस्कुराया और बग्गी सीधे रोड्स शहर की सबसे आलीशान ज्वेलरी शॉप पर रोकी। चमकती हुई हीरों की दुकान के सामने यांग यू के साधारण कपड़े बेहद अजीब लग रहे थे। उसने कंचों को ऐसे छुपाया जैसे कोई कीमती खजाना हो, जिससे दुकान के मालिक का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। प्राइवेट कैबिन में दुकान के मोटे मालिक गेगन ने चश्मा लगाकर कंचे को बहुत देर तक परखा। अपनी अंगूठियों से भरी उंगलियां टेबल पर पटकते हुए मालिक रुखेपन से बोला, 50 सिक्के दूंगा, बेचना है। मालिक, इस नायाब चीज की इतनी कम कीमत? यांग यू ने सोफे पर पसरकर चाय की चुस्की ली। ये तुम्हारी खिड़की के कांच जैसा कबाड़ है, पर कुछ सन की रईसों के लिए मैं यह दाव खेल रहा हूँ। यांग यू हंसा। मालिक, इसे कम मत समझो, इसे एक महान एडवेंचरर ने एक खतरनाक भूल भुलैया से निकाला है। मालिक चिढ़ गया और कंचे को वापस धकेलते हुए बोला, रोज लोग ऐसा झूठ बोलते हैं, बेचना है तो बेचो। यांग यू ने कंचे को वापस उसकी तरफ खिसकाया। रिसर्चर्स भी इसका राज नहीं समझ पाए, पर यह जादुई है। इसकी गोलाई देखो मालिक, ऐसी परफेक्ट फिनिशिंग तो बड़े बड़े जादूगर अपने मैजिक कंट्रोल से भी नहीं बना सकते। मालिक की आंखें कंचे के अंदर बनी 3 रंगीन जादुई धारियों पर जाकर टिक गईं। उसका दिल डोलने लगा। अगर यह इंसानी कारीगरी नहीं है, तो सोचो इसकी असली कीमत कितनी अरबों में होगी। यांग यू ने फुसफुसाया। इतनी बारीक नक्काशी सिर्फ कोई रईस और महान जादूगर ही कर सकता है, जिसे पैसों की कोई कमी न हो। यांग यू ने आखिरी दाव खेला। इससे पहले कि दुनिया को सच पता चले, इसे सस्ते में खरीदो और रईसों को लूट लो। ज्वेलरी शॉप का मालिक गेगन उस छोटे से कंचे को अपनी उंगलियों में घुमा घुमाकर बेहद ध्यान से देख रहा था। मार्केट में इसके जैसा कोई दूसरा पीस मौजूद नहीं था और यही कमी इसे बेहद कीमती बना रही थी। पर मालिक के दिल में एक बड़ा डर था कि कहीं कोई इसे बड़े पैमाने पर बनाकर मार्केट क्रैश न कर दे। यांग यू उसके चेहरे की हवाइयां भांप गया। उसने तुरंत पेन पेपर उठाया और अपना पता लिखकर आगे बढ़ा दिया। मैं इसी शहर के होटल में हूँ। अगर 1 महीने में मन बदल जाए तो यह मुझसे वापस बेच देना। यह अनोखा ऑफर सुनते ही मालिक का आधा शक दूर हो गया, क्योंकि उसका रिस्क अब बिल्कुल खत्म था। और अगर मेरा मन बदला तो मैं पूरे 500 गोल्ड सिक्के एक्स्ट्रा देकर इसे आपसे वापस खरीद लूंगा। यांग यू की इस मीठी और जादुई डील ने मोटे मालिक के लालची दिल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। मालिक ने अपना भारी चेहरा सहलाया और कड़क आवाज में बोला, चलो अपनी आखिरी कीमत बताओ। सिर्फ 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। यांग यू ने बहुत ही मासूमियत और बेफिक्री के साथ मुस्कुराते हुए कहा।
यह सुनते ही ज्वेलरी शॉप के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं और कंचा हाथ से छूटते छूटते बचा। 10 मिलियन? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है लड़के? मालिक अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। यांग यू ने चाय की चुस्की ली और कहा, ऐसी नायाब चीज बनाने वाले जादूगर की फीस इससे कहीं ज्यादा होगी। मालिक गहरी सोच में डूब गया। रकम बहुत बड़ी थी और इस अजीब कंचे का भविष्य अभी तय नहीं था। अरे रिलैक्स मालिक, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यांग यू हंस पड़ा। इतने पैसे संभालना मेरे लिए आफत है। मालिक की जान में जान आई और उसने राहत की सांस लेते हुए पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? यांग यू ने बात घुमाई, आप जैसे रईस आदमी के लिए इसे 10 मिलियन में बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो मामूली बंदा हूँ, हाई सोसाइटी में मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए सारा दारोमदार आप पर है। मालिक ने मन ही मन इस बात को सही माना, क्योंकि अमीरों और नवाबों के बीच उसकी उठक बैठक रोजाना की थी। वह यांग यू को गौर से देखने लगा। उसकी तगड़ी बातें और ठहराव किसी आम गांव के लड़के जैसे बिल्कुल नहीं थे। पक्का यह किसी बड़े राजघराने का नवाब है जो अपनी पहचान छुपाकर घूम रहा है, मालिक ने खुद से कहा। चलिए, दोस्ती के नाम पर सिर्फ 1 लाख सिक्के दे दीजिए, सौदा पक्का करते हैं। यांग यू ने पासा फेंका। 1 लाख की रकम आम लोगों के लिए महल जैसी थी, पर रईसों के लिए यह सिर्फ एक बग्गी की कीमत थी। भविष्य के तगड़े मुनाफे और यांग यू की रईस पहचान के झांसे में आकर मालिक तुरंत तैयार हो गया। मंजूर है, मालिक ने चिल्लाकर हाथ मिलाया और यांग यू की पहली बड़ी चाल कामयाब हो गई। दुकान से बाहर कदम रखते ही यांग यू के चेहरे पर एक शातिर और बेहद चालाक मुस्कान तैर गई। यह वही पुराना सेल्समैन वाला पैंतरा था, पहले कीमत आसमान पर ले जाओ, फिर डिस्काउंट देकर सामने वाले को फंसा लो। कचरा सिर्फ देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है, सही दांव खेलो तो लोग खुद जाल में फंसते हैं। उसने सोचा कि जब इस कंचे का भाव बढ़ेगा तो वह बचे हुए 2 कंचे भी ऊंचे दामों में बेच देगा। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो सीधा एडवेंचरर गिल्ड की तरफ अपनी बग्गी मोड़ने लगा। गिल्ड का माहौल किसी बड़े बार जैसा था, जहां दिनदहाड़े एडवेंचरर्स शराब पीकर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। चारों तरफ हथियारबंद लोग घूम रहे थे और दीवारों पर नए मिशन के पोस्टर लगातार चिपकाए जा रहे थे। सर, अपना हाथ इस जादुई क्रिस्टल बॉल पर रखिए ताकि आपकी ताकत का सही अंदाजा लगाया जा सके। गिल्ड की एक बेहद खूबसूरत काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए यांग यू को टेस्टिंग एरिया की तरफ गाइड किया। क्रिस्टल बॉल नीली रोशनी से चमकी और स्क्रीन पर उसका ओवरले लेवल का रिजल्ट फ्लैश होने लगा। बधाई हो सर, आपकी रैंक दी है, 100 सिक्के जमा कीजिए और आप हमारे ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे। यांग यू ने अपना पर्सनल स्टेटस चेक किया। स्लाइम्स को मारकर वो लेवल 10 पर तो पहुंच गया था, पर स्टेट्स बेकार थे। सिविलियन होने के कारण हर लेवल अप पर उसकी ताकत सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही बढ़ रही थी। उसके पास 50 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचे थे, जिन्हें उसने आगे की प्लानिंग के लिए बचा कर रखा था। हर पॉइंट को नापतोल कर इस्तेमाल करना होगा, पहली ही बार में सारी ताकत एक जगह झोंकना बेवकूफ़ी होगी। पैसे चुकाते ही जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, सिस्टम की जानी पहचानी यांत्रिक आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी। अब तुम एक असली एडवेंचरर बन चुके हो, पर इस खतरनाक सफर में तुम्हें एक सच्चे पार्टनर की जरूरत होगी। वह पार्टनर जो जंग में तुम्हारी पीठ बचाएगा और रातों के अकेलेपन में तुम्हारे दिल को सुकून देगा। अपने पहले टीममेट को चुनने के लिए तुम्हारे पास 3 अजीब और मजेदार रास्ते मौजूद हैं। विकल्प चुनने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, अपना दांव सोच समझकर खेलो। सिस्टम के 3 ऑप्शंस में से पहला रास्ता एक बड़ा और खतरनाक जाल लग रहा था। यांग यू के पास सिर्फ क्लोवर कल्टीवेशन था, बिना किसी खास अटैक स्किल के जीतना नामुमकिन था। तीसरा रास्ता अकेले लड़ने वाले लोन वोल्फ का था, जो बिना सेव बटन के सीधे सीधे सुसाइड जैसा था। कोई और रास्ता न देखकर यांग यू ने गिल्ड के बीचों बीच अपना अजीब डांस टैलेंट दिखाने का फैसला किया। टास्क, गिल्ड में डांस करो। रिवॉर्ड, 30 मिनट के लिए दूसरों का फेवरेबिलिटी मीटर देखने की ताकत। टास्क मिलते ही यांग यू बिना झिझक के बीच रास्ते पर खड़ा होकर जोर जोर से गाना गुनगुनाने लगा। उसने जेब से हे मेंग को निकाला और उसे हवा में बास्केटबॉल की तरह उछालकर अजीब स्टेप्स किए। आसपास खड़े एडवेंचरर्स उसे पागलों की तरह नाचते देख बुरी तरह हैरान और परेशान होने लगे। अच्छा, तो यह कोई मॉन्स्टर टेमर है, तब ठीक है, स्लाइम को देखकर एक शिकारी बुदबुदाया।
टास्क पूरा हुआ, फेवरेबिलिटी डिटेक्शन एक्टिवेट हो चुका है। समय बचा है 29 मिनट 59 सेकंड। यांग यू ने अपना पसीना पोंछा और एक हीरो की तरह चारों तरफ देखकर अपनी जादुई मुस्कान बिखेरी। उसे पक्का भरोसा था कि उसका यह धमाकेदार और कातिलाना डांस सबका दिल आसानी से जीत चुका होगा। तभी लोगों के सिर पर तैरते नंबर दिखे। सफेद 0 न्यूट्रल और ग्रे नंबर नफरत दिखा रहे थे। साला, इतने सारे ग्रे नंबर क्यों हैं? क्या मेरा डांस इन्हें जरा भी पसंद नहीं आया? गिल्ड में अचानक एक बेहद शर्मनाक सन्नाटा छा गया, जिससे यांग यू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह डगमगा गया। वह मन ही मन पछताया कि काश गेम में इस वक्त रिलोड या रिस्टार्ट का कोई ऑप्शन होता। अब वह उन गिने चुने लाल नंबरों को ढूंढने लगा जो उसके प्रति थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखा रहे थे। लाल नंबरों में सिर्फ 1 या 2 अंक ही चमक रहे थे, जो उम्मीद से बेहद घटिया थे। इससे अच्छा तो मैं पहले ऑप्शन के किसी कमजोर बंदे को पीटकर अपनी टीम में शामिल कर लेता। वह दुखी होकर काउंटर की तरफ बढ़ ही रहा था कि कोने में बैठी एक अजीब लड़की पर नजर पड़ी। उलझे हुए बालों के पीछे छुपा चेहरा और शरीर पर एक पुराना बैंगनी रंग का ढीला ढाला गाउन था। उसके पास जादूगरों वाली एक पुरानी लकड़ी की जादुई छड़ी दीवार के सहारे टिकी हुई थी। टेबल पर उबले हुए पानी का गिलास और सूखी शकरकंद की एक छोटी सी प्लेट रखी थी। एक भारी भरकम एडवेंचरर के पीछे छुपे होने के कारण यांग यू की नजर पहले उस पर नहीं पड़ी थी। पर जैसे ही यांग यू ने दोबारा देखा, उस लड़की के सिर पर लाल रंग का नंबर 19 चमक रहा था। पूरी भीड़ में सिर्फ वही एक थी जिसका फेवरेबिलिटी मीटर डबल डिजिट में पहुंच चुका था। अरे भाई, किसने कहा कि जो डांस के बाद दिखा वही आखिरी नंबर है? मैं इसे बढ़ाऊंगा। भले ही यांग यू अपनी असली जिंदगी में सिंगल था, पर आरपीजी गेम्स के रोमांस पैंतरे उसे रटे हुए थे। उसने लड़की के पास जाकर तुरंत उसका जादुई सीक्रेट एट्रीब्यूट पैनल अपने सामने खोल लिया। नाम बाई जिन, लेवल 12, HP 62, इंटेलिजेंस 201, स्टेटस बेहद कमजोर। भाई साहब, क्या इस लड़की ने अपने सारे पॉइंट्स सिर्फ इंटेलिजेंस में ही ठूस दिए हैं? लेवल 12 के हिसाब से 201 इंटेलिजेंस होना मुमकिन नहीं था। यह उसका गॉड लेवल नेचुरल टैलेंट था। वह एक परफेक्ट ग्लास कैनन मेज थी, जिसकी कम हेल्थ के बदले जादुई अटैक पावर सबसे खतरनाक थी। यांग यू ने अपनी जुल्फें झटकीं, भौहें ऊंचाई और अपनी आंखों में गहरी सच्चाई का नाटक पैदा किया। हेलो सुंदर मिस, यांग यू ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना मखमली और अट्रैक्टिव बनाया। सूखी शकरकंद चबाना बंद करके बाई जिन ने धीरे से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया। उसके उलझे बालों के पीछे छुपी आंखें बिल्कुल बेजान, थकी हुई और डार्क सर्कल्स से भरी थीं। क्या क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सा संकोच था। यहाँ आपके अलावा कोई और नहीं है मिस, तो जाहिर है मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। यांग यू ने एक फिल्मी हीरो के स्टाइल की नकल करते हुए अपने चेहरे को बड़प्पन से भरा। अगर आपको कोई ऐतराज न हो सुंदर मिस, तो क्या मैं आपके सामने यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे आपसे अकेले में कुछ बहुत जरूरी और बेहद खास बातें शेयर करनी हैं, उसने फुसफुसाया। यांग यू के ये जादुई शब्द खत्म होते ही लड़की के सिर के ऊपर का नजारा बदलने लगा। गिल्ड की हल्की रोशनी में उस लड़की के सिर पर तैरता हुआ लाल नंबर अचानक हिलने लगा। बाई जिन का फेवरेबिलिटी मीटर अब 19 की दहलीज को लांघकर तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगा था।